सभी जो विद्यार्थी आपके स्टूडेंट उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं विशेष तौर पर, उनके लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज का अगला प्रश्न पत्र है ये। और आपके जो आरओ, एआरओ और अधिशासी अधिकारी और बंदी रक्षक का जो पेपर अभी लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा कराया जाना है, उसमें आपके किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जीएस में, करंट अफेयर्स किस तरीके का आएगा, उससे रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं, वहां से सॉल्व कर लें। यहां से मैं इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप इनका मिलान कर लें। हमारी टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट जरूर करिए। और इस हफ्ते अंत तक, सैटरडे से लेकर के मंडे के बीच में किसी भी दिन हम अपना जो ऐप है उस पर अपनी टेस्ट सीरीज डाल देंगे और आप वहां से अब हमारी जो 150 नंबर की आरओ की जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आप वहां से कर सकते हो। उसमें हर हफ्ते हम 2 टेस्ट ऑनलाइन कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपके वहां जाने तक कम से कम 22-24 टेस्ट पूरे हो जाएं। उसमें आपके क्वेश्चनों का भी एक शानदार कलेक्शन होगा, आपको सिलेबस का भी आइडिया आ जाएगा, और जहां तक है जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है वो तो उसे करते करते आपका बहुत ही शार्प हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो क्वेश्चन है, सीरीज है, वो आप निरंतर करते रहिए और इस पे आपके काम करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई में भी आपको मजा आएगा। जब आपके स्कोर अच्छे होने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करने का रुझान आपका इस ओर हो जाता है कि हाँ मुझे और करना है और करना है, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी परीक्षा को पास करना। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, 132वां डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? डूरंड कप। डूरंड कप भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसका 132वां संस्करण है ये, और इसको इस बार जीता है मोहन बागान ने। ये भी भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान, और मोहन बागान जो आपका क्लब है इसका अधिकतर रिकॉर्ड है डूरंड कप को जीतने का। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत सरकार ने 3 तरह की कैटेगरी बना रखी है जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार की कंपनियां हैं उनके लिए, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, 3 तरह की कैटेगरी है। महारत्न कंपनियों के आपके 3 साल के टोटल टर्नओवर, उनकी कुल चुकता पूंजी और उनकी व्यापार में वृद्धि की क्षमताओं के आधार पर उन्हें कुछ सरकार स्वतंत्रताएं प्रदान करती है, स्वायत्तताएं प्रदान करती है कि विदेश में या भारत के अंदर आपके किस तरीके से वो अपना व्यापार कितने हद तक खुद के निर्णय से कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं हो। तो उसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि ये कंडीशन हो तो हम उसे मिनी रत्न बनाएंगे। जो मिनी रत्न हो गई है उसने और अधिक प्रोग्रेस कर ली तो उसे नवरत्न बनाएंगे। नवरत्न से भी बेहतर प्रोग्रेस कर ली और वो क्राइटेरिया पार कर लिया तो वो आ जाएगा महारत्न में। भारत सरकार की अभी अब तक कुल 13 आपके कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान हो चुका है। 13 महारत्न को, जिसमें आपका सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो है ही, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अभी नवरत्न बना है और ओएनजीसी महारत्न है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये पहले से महारत्न है तीनों। जिसे 13वां महारत्न बनाया गया है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। ये आपका भारत की 13वीं महारत्न कंपनी है जिसे आपके भारत सरकार ने महारत्न का दर्जा हाल ही में प्रदान किया। अगला, यूनिसेफ का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि यूनिसेफ हर देश के लिए उस देश का एक ब्रांड एम्बेसडर यानी कि उसका प्रचार प्रसारक चुनती है, जो उसका आपका यूनिसेफ के जितने भी आपके क्षेत्र हैं, समझ गए ना, उन क्षेत्रों में आपके प्रचार प्रसार करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो भारत का या किसी भी देश का प्रचलित चेहरा है तो उसे चुनती है। इस बार यूनिसेफ ने अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर भारत के लिए बनाया है आयुष्मान खुराना को। फिल्मी एक्टर आयुष्मान खुराना आपके यूनिसेफ के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये आपका प्रतीक है, ये आपका प्रचार प्रसार करेगा इसका। जैसे ऐड आते हैं, जैसे कोलगेट का ऐड में कोई हीरो आ रहा है तो वो कोलगेट का ब्रांड एम्बेसडर हो गया। वैसे ही यूनिसेफ का हमारे देश में जो प्रचार करेगा वो आपका कौन होगा? आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह में कितने नए देश सम्मिलित किए जा रहे हैं? ठीक है, 1 जनवरी
2024 से ब्रिक्स में 6 नए देश सम्मिलित हो जाएंगे। अभी तक तो ब्रिक्स है ये, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 देश थे। अब 6 और हो जाएंगे 1 जनवरी से, तो इनकी संख्या हो जाएगी 11। तो इसमें एक दक्षिण अमेरिका का देश लिया है, अर्जेंटीना। 2 आपके अफ्रीकी देश हैं। आपका अफ्रीकी देश एक इथोपिया है और एक है मिस्र। एक है मिस्र। और 3 ले रखे हैं आपके पश्चिम एशिया की इस्लामिक कंट्रियां, खाड़ी के देश। इसमें आपका सऊदी है, सऊदी अरब, और यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात है, यूएई, और एक है ईरान। अर्जेंटीना, इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और ईरान, ये 6 देश अब 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य होंगे और ब्रिक्स बन जाएगा टोटल 11 देशों का संगठन। अगला क्वेश्चन है, 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रदान किया है? दूसरा, जैसे हमारे यहाँ पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। दूसरा क्या है? पद्म विभूषण। तो उसी क्रम में आपका जो ग्रीस है, ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, जो आपके एक क्रॉस के रूप में दिया जाता है, वो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया है ग्रीस ने, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। 2 देशों के सबसे बड़े जो नागरिक सम्मान है वो मोरारजी देसाई को मिला है, पाकिस्तान का भी और भारत का भी, दोनों, ठीक है। पूरा इन्हें दूसरा मिला है। पूरा मिलता तो ये भी दूसरे प्रधानमंत्री हो जाते जिनके पास 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक। अभी तो एक ही देश का होता, बाद में होना ही है नरेंद्र मोदी को। आपको पता है कि जिस तरह की पब्लिसिटी है, आगे जो आने वाली बीजेपी की सरकारें हैं वो निस्संदेह उनको भारत रत्न देंगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत हद तक सरकारों पर निर्भर करता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने? महिला विश्व कप, फुटबॉल का जो महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ था, इसको जीता है स्पेन ने। हराया किसको? इंग्लैंड को। हराया किसको? इंग्लैंड को हराकर 1-0 से, 1 गोल से इंग्लैंड को हरा करके स्पेन की महिलाओं ने महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब इस वर्ष अपने नाम किया है। कंप्यूटर भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। कंप्यूटर जो अपने आप में शब्द है वो आपका लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ होता है गणना करने वाला, गणना करने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? क्विक हील तो बहुत ही फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, आपको पता है। उसके अलावा आपका अवास्ट भी एक फेमस आपका एंटीवायरस है। एबीजी तो मोबाइल में भी चलता, आपको पता है। ये तीनों ही एंटीवायरस है। नार्फ्लेक्स आपका एंटीवायरस नहीं है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला, किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? यदि हम वेब ब्राउजर के थ्रू किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसका जो पहला पेज होता है उसे बोलते हैं हम होम पेज। वहीं से जाकर के हम उसके अन्य जो हाइपर लिंक होते हैं उनके माध्यम से अन्य जगहों में प्रवेश कर सकते हैं। जो उसका मुख्य पेज होता है जिसपे हम प्रवेश करते हैं ब्राउजर के द्वारा, वो होम पेज कहलाता है। और हम जैसे ही वापस आते हैं तो हमें होम पेज में ही वापस आना होता है, उसके बाद हम वहां से एग्जिट करते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं एग्जिट तो, लेकिन हमारा जो पहला पन्ना खुलता है किसी भी वेबसाइट को खोलने में वो आपका होम पेज कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है। कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, उसका हार्डवेयर से लेना देना नहीं है। कंपाइलर, ये आपका क्या है? लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। कंट्रोलर, प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर,
सारे हार्डवेयरों को आपका नियंत्रित करना किसका काम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। पूरा सिस्टम उसी के साथ आपका अटैच रहता है और उसको कंट्रोल भी वही करता है। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है रामानुज को। किसको? रामानुज को। इसीलिए भक्ति आंदोलन जो मध्यकालीन भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और इसी ने आपका भारत में एक आपका सुधारवादी आपके आंदोलन की तरफ, भारतीय साहित्य के विकास की तरफ बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उस भक्ति आंदोलन का जो आपका आदि पुरुष है वो रामानुज को कहा जाता है। शंकराचार्य भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं, परंतु वो आपके आरंभिक जो मध्यकाल है उसमें थे, उन्हें भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में नहीं देखा जाता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? अर्थशास्त्र भारतीय आपके राज्य व्यवस्था पर लिखी गई सबसे प्राचीन लौकिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो आपका कौटिल्य यानी कि चाणक्य या विष्णुगुप्त ने लिखी थी। कब? आपके मौर्य काल में। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके काल में रहते हुए, उसके बेटे आपका बिंदुसार के काल में रहते हुए, अशोक के काल में रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उसके लिए आपका जो उनकी राज व्यवस्था है उसके लिए आपका अर्थशास्त्र लिखी, जिसमें आपका राजनीति का सप्तांग सिद्धांत भी दिया हुआ है। संस्कृत में लिखी गई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा संस्कृत में लिखी गई। महिला शिक्षा की सिफारिश करने वाला पहला कमीशन कौन सा था? महिला शिक्षा। भारत में महिला शिक्षा पर जोर देने वाला पहला जो आधुनिक कमीशन है वो है वुड का डिस्पैच। 1854 में चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा के लिए जो आपका प्रपत्र तैयार किया था उसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। आपके 1835 में जो आपके मैकाले मिनट लागू हुआ था, भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति शुरू हुई थी, उस शिक्षा पद्धति का आपका कितना असर भारत में हो गया है उसका आपकी समीक्षा करने के लिए यह आयोग बनाया था। तो इसने 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बोले थे। पहला, महिला शिक्षा। इसने कहा कि भारत की आधी आबादी जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक शिक्षा का कोई महत्व है नहीं, तो महिलाओं को शिक्षा दिया जाना। दूसरा, इन्होंने कहा कि मानकीय विषयों के अलावा आपका ऐसे विषय भी पढ़ाए जाने चाहिए जिससे बच्चों को अपना एक टेक्निकल हैंड मिले और उससे वो आगे जाकर के अपने जीवन में व्यवसाय जो भी करना चाहते हैं व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा अपने जीवन जीने योग्य आय जुटा सकें। यानी कि तकनीकी शिक्षा भारत में इसी की देन है। इसी की सिफारिशों के आधार पर आगे जाकर के आपका जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज है उसे और ज्यादा महत्वपूर्ण एड मिलनी शुरू हुई। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो था आपका शिक्षकों का प्रशिक्षण। मतलब पहले तक शिक्षक सीधे पढ़ाई करने के बाद बन जाते थे, तो शिक्षकों को बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए एक शिक्षक के रूप में उनको पढ़ाने के दौरान उनकी मनोवृत्ति समझने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना, कैसे पढ़ाया जाना है, किस तरीके से उनको अपने आप के साथ कनेक्ट करना है, इसके लिए आपका प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है। तभी जाकर के बीएड, डीएलएड जो भी आपके प्रशिक्षण चल रहे हैं तो उसके बाद ये शुरू हो पाए थे। तो 3 कमीशन है, 3 आपके इसके सिफारिशें तो कई थी लेकिन 3 महत्वपूर्ण है। महिला शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शिक्षकों का प्रशिक्षण, ये वुड का डिस्पैच में कहा गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहकर बहती है? भ्रंश मतलब आपका जहां पर जो धरती है वो धस गई है और उस धसाव की जो दरार है उसमें बहती है। तो जो आपका नर्मदा नदी है भारत में वो आपके भ्रंश घाटी में बहती है, जो आपके विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच की भ्रंश घाटी है उसमें बहती है। नहीं तो दक्कन के पठार का ढाल है पूरब की तरफ, इसीलिए दक्कन के पठार से उद्गमित होने वाली अधिकतर नदियां बहती हैं पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ इसलिए जा पाती हैं क्योंकि वो एक विशाल आपके दरार में बह रही हैं, जो एक भ्रंश है भारतीय आपका उपमहाद्वीप में, भारतीय जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है उसमें, तो उस भ्रंश के सहारे ये नदियां पश्चिम की तरफ चले जाती हैं। तो इसमें नर्मदा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सदाहरित वन पाए जाते हैं? सदाहरित मतलब ऐसे वन जो वर्ष भर पत्तियां नहीं गिराते हैं। देखो, किसी भी वनस्पति का पत्तियां गिराना इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र में पानी की मात्रा कितनी है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का क्षय बहुत ज्यादा होता है। अब जहां साल भर पानी रहता है वहां पत्तियां गिरती नहीं है और क्षय होता भी है तो जड़ से पानी मिल जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। जिन क्षेत्रों में आपका एक सीजन में वर्षा होती है, खासकर मानसून से वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है, मानसून के समय तो सदाहरित पेड़ हो
पेड़ पत्तियां ग्रहण कर लेते हैं और मानसून खत्म होते ही उसमें आपका पतझड़ आ जाता है, क्योंकि उन 6 महीने में बारिश नहीं होती है। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां साल भर बारिश नहीं होती, 50 सेंटीमीटर से औसत वार्षिक वर्षा का स्तर कम है, रेगिस्तान है, वहां अगर कोई वनस्पति उग भी रही है तो वो पत्तियां धारण ही नहीं करती है, क्योंकि उसके लिए पानी बहुत बहुमूल्य है, वो पानी को नष्ट नहीं करना चाहती है। इसीलिए हरित लवक उनके, आपने देखा होगा नागफनी वगैरह जो भी होते हैं उनके तने पर ही हरित लवक होता है, उसी से वो भोजन प्राप्त बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के वनस्पति का हरा होना यानी कि पत्तीदार होना किस पर निर्भर करेगा? हमेशा पानी पर निर्भर करेगा। तो भारत में इन क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा पानी बरसता है साल भर, वो शिलांग का पठार में बरसता है। शिलांग कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में शिलांग है। तो ये जो आपका मेघालय है, तो मेघालय में आपका जो खासी, गारो, जांतिया पहाड़ियां हैं, उसके नीचे ही मासिनराम और चेरापूंजी जैसे क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्रों में इतनी नमी है कि वहां पर हमेशा वर्षावन ही उगते हैं। बाकी शिवालिक में पतझड़ वन है, आपको पता है, दक्कन के पठार में पतझड़ वन है, मालवा के पठार में पतझड़ वन है, क्योंकि ये सब मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। शेष टाइम यहाँ सूखा रहता है। अगला क्वेश्चन है, जूट की खेती के लिए सर्वोत्तम प्रकार की मिट्टी है। जूट की जो खेती होती है वो आपके, वैसे तो जलोढ़ मिट्टी है, परंतु उस जलोढ़ मिट्टी में आपका क्या होना चाहिए? जल भराव होना चाहिए। इसीलिए उसे जलोढ़ कहने की जगह क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी बोलते हैं। नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी हो, लेकिन वो दलदली हो, कछारी हो, तो उसमें आपका जूट की खेती की जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में आपका गंगा नदी जब बरसात होती है तो अपनी कई डिस्ट्रीब्यूट धाराओं में बढ़ जाती है बरसात के समय। अब ये खड्डे बन गए, इन खड्डों में पानी भर जाता है, बाकी बरसात के बाद पानी उतरता है तो गंगा अपनी मूल धारा में आ जाती है, बाकी ये शेष क्षेत्र कट जाते हैं। तो इनमें आपका पानी से दलदल निर्मित हो जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? चार। क्या बोलते हैं? चार। इन चार में ही जूट की खेती की जाती है, पश्चिम बंगाल में भी और बांग्लादेश में भी। वही क्षेत्र भारत में, भारत क्या विश्व का 90% आपका जूट यही दोनों क्षेत्र उगाते हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग की पहुंच और जो वित्तीय समावेशन है, यानी कि भारत की वित्तीय प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की जो आपके प्रोसेस शुरू हुई थी, उसकी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की कनेक्टिविटी नहीं होती थी बैंक के साथ, उसी को ध्यान में रखते हुए आपका 1975 में 2 अक्टूबर के दिन आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत भारत में आरंभ कर दी गई थी। और कई क्षेत्रों ने अनेक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आपका डेवलप किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है? आयात, विदेशी मुद्रा, यानी कि भारत सबसे ज्यादा जो आपका विदेशी मुद्रा का व्यय करता है किस वस्तु को विदेश से मंगाने में करता है? तो सीधी सी बात है, भारत की सबसे बड़ी जो आयात की मद है पेट्रोलियम है, और उसका जो हमें पेमेंट देनी होती है वो डॉलर में देनी होती है। तो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा हमारी पेट्रोलियम में ही आपके खर्चे होती है। उर्वरक, हथियार, परमाणु ईंधन सब हमारे आयात की सामग्रियां हैं, लेकिन इसके मुकाबले ये बहुत कम है। सबसे ज्यादा जो भारत सरकार का पैसा डॉलर के रूप में जाता है वो आपका ऑयल खरीदने में जाता है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। भारत में रहने वाला विदेशी किस मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता? ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, धर्म की स्वतंत्रता। विधि के समक्ष समानता तो प्रत्येक नागरिक के लिए है, वो विदेशी भी होगा तो कानून का संरक्षण उसे पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन और व्यक्तिगत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो सबके लिए समान है, मनुष्य होना चाहिए बस, वो उसमें नागरिक नहीं देखा जाएगा विदेशी है या क्या है। धर्म की स्वतंत्रता, भारत में आकर के कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, अपना धर्म मान सकता है, अपने धर्म में आस्था प्रकट कर सकता है, तो धर्म की स्वतंत्रता भी। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता उसे नहीं होगी, क्योंकि वो भारत के लोगों की तरह, यहाँ के नागरिकों की तरह अपने मनपसंद का व्यापार कहीं भी और कभी भी नहीं कर सकता है, उसे विशेष परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आपका ए सही होगा, विदेशी को जो प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसे देता है? यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो उसकी सबसे पहली सूचना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति हाथ में आते ही पहली सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को।
क्योंकि राष्ट्रपति का पद अगर खाली पड़ गया है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो खुद है, उसका सदन तो उसके उसमें आ गया, संज्ञान में आ गया, लेकिन लोकसभा को भी देना है ताकि राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां दोनों करें, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, इसीलिए इन्हें सूचित किया जाना बहुत जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति का पहला काम होता है कि वो जैसे ही राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करे, राज्यसभा का अध्यक्ष वो खुद ब खुद है, तो उसके पास आते ही उसे पता चल जाएगा, दूसरे सदन को बताएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ये आपका मिसिंग नंबर है, तो इसमें आपका ये 121 दे रखा है, ये 29 दे रखा है, क्या संबंध हो सकता है? 111 किसका होता है? 11 का वर्ग, 2 + 9 = 11, 121। ठीक है, ऐसे ही 6 + 8 कर लो, कितना हो गया? 14, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। तो इसका सही आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों से आपका उत्तर आकृति का मिलान कीजिए। तो इसमें प्रश्न आकृति दे रखी है, देखो ये एक प्रश्न आकृति है, इसका संबंध इससे कैसा है? देखो ये आपका यहां थी, ये घूमी है आपका कितना? पूरा 180 डिग्री घूमी है ये, इसका सिर यहां था वहां चला गया, और क्लॉकवाइज घूमी है, पलटी नहीं है, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमी। तो ये अगर अपना 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी तो इसका घुमाव कैसा होगा? ऐसा होगा, और सॉरी 180 डिग्री, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, इसका सिरा यहां आ जाएगा। तो ऐसी एक ही आकृति है ये वाली, 90 डिग्री घूमेगी तो ये वाली आ जाएगी और क्लॉकवाइज है, तो इसके स्थान पर होगा बी। कौन सा होगा? बी सही आंसर होगा। अब आपको आकृति वाला भी पढ़ना है क्योंकि आपका आकृति हर जगह दे दी है, इसलिए यदि SEA को Y लिखा जाता है, वर्णमाला में S का स्थान कितना है? 19 S, S का कितना है? 19, E का कितना है? 5, A का कितना है? 1, ये हो गया 24, और Y कितने में होता है? 24 में। तो इसका मतलब 24 लिखने की जगह Y लिख दिया। इन तीनों का जो वर्णमाला का स्थान है उनके अंकों का योग इसके स्थान के अंक के बराबर है। एंड को क्या लिखते हैं? A एंड D। A कितने में होता है? 1 में। N कितने में होता है? 14 में। और D कितने में होता है? 4 में। 1, 14 और 4 कितना हो गया? 19। वर्णमाला में 19वें स्थान पर कौन होगा? S। तो इसका सही आंसर होगा S। सही आंसर क्या होगा? S। अगला क्वेश्चन है, अमरेश ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के पत्नी के भाई के बेटे की इकलौती बुआ है। तो बताइए अमरेश उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि तस्वीर अमरेश की क्या है पूछ रहा है। अमरेश ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता यानी कि अमरेश के पिता की पत्नी, यानी कौन? अमरेश की मां। अमरेश के पिता की पत्नी कौन हुई? अमरेश की मां। पत्नी के भाई यानी कि इसकी पत्नी के भाई अमरेश के कौन हुए? मामा। मामा के बेटे यानी कि अमरेश के मामा का कौन हुआ? ये बेटा। अब अमरेश के मामा के बेटे की इकलौती बुआ कौन होगी? अमरेश के मामा की बहन, जो उसकी क्या है? मां है। तो इसका मतलब यह है कि ये अमरेश की क्या है? मां है। अमरेश की क्या है? मां है। अमरेश की मां है ये। इसके लिए डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ही हो जा रहा है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष डॉक्टर तथा नेता को दर्शाता है? पुरुष, ठीक है, ये पुरुष है। देखो सभी पुरुष तो डॉक्टर नहीं होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ आपके पुरुष क्या हो सकते हैं? नेता हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ नेता डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ये डायग्राम ऐसा भी बन सकता है बनने के लिए। पुरुष भी है, नेता भी है और डॉक्टर भी है। एक डॉक्टर है, नेता है, एक पुरुष है, डॉक्टर है, एक नेता है, डॉक्टर है, पुरुष है। लेकिन इसमें ये डायग्राम दिया नहीं है, तो इसके हिसाब से आपका सी सही आंसर हो जाता है। ये पुरुष होगा,
ये कुछ पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पुरुष आपके नेता भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 25 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके करंट जो कमेंट हैं उन पर सुझावों पर भी गौर करते हैं और उन्हें पढ़ने के बाद हम उसमें सुधार करने का प्रयास भी करते हैं। और आपके कमेंट्स और लाइक हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ही जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल भी सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए संजय देव क्लासेस करके हमारे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक रहता है आपका टेलीग्राम चैनल का, वो भी आप डाउनलोड कर लें। उसके अलावा एसएस स्टडी का हमारा ऐप भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप ऐप भी डाउनलोड कर लें। ऐप में जो चीज आएगी मैं उससे पहले ही आपको बता दूंगा, यूट्यूब के थ्रू ही, आपके टेलीग्राम के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि कब हमारा सिलेबस जो पूरा आरओ का सिलेबस का पीडीएफ है या जीएस जो हमारे क्लास नोट्स हैं उसके पीडीएफ आप अगर लेना चाहते हैं, जो पेड कोर्स है वो मैं आपको डालूंगा, तो उससे पहले आपको बता दूंगा 1-2 दिन पहले। और दूसरी चीज, जो हमारा आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्दी, मतलब आपके इसी हफ्ते लॉन्च हो जाएगी, सैटरडे तक हमारा विचार है। अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आया तो सोमवार तक हमारा एनी हाउ हो जाएगा। अगले हफ्ते से 2-2 टेस्ट आपके ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 150 रुपये हमने इसको फीस रखा हुआ है पूरी टेस्ट सीरीज का। इसमें बहुत ज्यादा आपका हम पैसा पेड वो नहीं कर रहे हैं, चार्जेज नहीं कर रहे हैं। मात्र 150 रुपये में आपका पूरी टेस्ट सीरीज, जब तक आपके आरओ का पेपर नहीं होता है, आपकी चलनी है 17 जो आपका दिसंबर तक आरओ का पेपर है, चाहे 20 हो 25 हो, जितने भी हम पॉसिबल है कराएं, 20 प्लस कराने की कोशिश करेंगे। तो वो मात्र 150 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन होंगे, 50 जनरल स्टडी 50 आपके 60 नंबर उसमें जीके जीएस और आपका करंट अफेयर्स से संबंधित होंगे। उसके अलावा 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और जो मैथ्स आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उससे होंगे। पूरा आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो ढांचा है उसी में हम उस पेपर को डिजाइन कर रहे हैं। और हर हफ्ते आपका कम से कम 2 पेपर आपको उसमें मिल जाएंगे। टेस्ट ही होगा वो, डायरेक्ट आप आकर के हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट दे पाएंगे। उससे आपका पता भी चल जाएगा कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस कैसी है और आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो कितनी इफेक्टिव हो रही है। तो ये हम जल्दी ही करने जा रहे हैं। तो हमारा आप ऐप भी डाउनलोड कर लें और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल से आपको हर दिन पीडीएफ प्राप्त हो रही है। धन्यवाद।